स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हम ब्रिटिश राज के खिलाफ जो भारत में विद्रोह हुए उनमें से कुछ खास पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक नोट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के आंदोलनों का जिक्र है, नागरिक, आदिवासी, किसान और कुछ धार्मिक भी। तो इस डाइव का मिशन है इनकी विविधता को समझना, मतलब क्यों हुए ये विद्रोह, कैसे अलग अलग समुदायों ने अलग अलग टाइम पर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यह है कि ये विद्रोह सिर्फ कुछ गिनी चुनी बड़ी घटनाओं तक सीमित नहीं थे। जैसा इन सोर्सों से पता चलता है, ये तो पूरे भारत में अलग अलग शक्लों में लगभग लगातार चलते रहे। इससे अंदाजा लगता है कि ये प्रतिरोध कितना फैला हुआ था, कितना गहरा था। बिल्कुल। तो शुरुआत कुछ पहले के विद्रोह से करते हैं, जैसे संजासी विद्रोह। ये 1763 से 1800 तक चला बंगाल में। नोट्स बताते हैं कि तीर्थ यात्रा पर कुछ रोक लगा दी थी, उसके खिलाफ ये भड़का था। हाँ, और इसमें मंजूमन शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी ये नाम आते हैं नेताओं के। सही। फिर दक्षिण में देखिए पुलिगर विद्रोह 1795 से 1805। हाँ, कट्टा बोमन वाला। हाँ, वीर पांड्या कट्टा बोमन बेचारे को बाद में फांसी दे दी गई थी। उनके भाई ओमुथुरई ने भी लड़ाई जारी रखी थी। बिल्कुल, और ये तो बस कह सकते हैं शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे जनजातीय विद्रोहों की एक पूरी लहर सी आई। ये ज्यादातर अपनी जमीन, अपने जंगल के हक के लिए थे, और बाहरी लोग जिन्हें वो दिक्कू कहते थे। दिक्कू मतलब हाँ, कौन? हाँ, दिक्कू मतलब जैसे साहूकार हो गए, जमींदार, ठेकेदार जो उनका शोषण करते थे, उनके खिलाफ थे ये विद्रोह। अच्छा। इन समुदायों के लिए तो ये अपनी पहचान, अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई थी एक तरह से। हाँ, जैसे इन नोटों में संथाल विद्रोह का जिक्र है 1855-56 का। वो स्थायी बंदोबस्त वाली जो नीतियां थीं, उनके कारण संथाल किसान बेचारे कर्ज में फंस गए, जमीनें छिन गई उनकी। बिल्कुल। और फिर छोटा नागपुर में कोल विद्रोह भी हुआ 1831 में। बुद्धो भगत ने लीड किया था, वो भी जमीन के ही मसले पर था। और एक बहुत बड़ा नाम आता है मुंडा विद्रोह का, 1899 से 1900। हाँ, बिरसा मुंडा, धरती आबा। हाँ, धरती आबा। उनका लक्ष्य तो सिर्फ विरोध करना नहीं था, वो एक मुंडा राज चाहते थे। सही कहा। इन जनजातीय विद्रोहों की एक खास बात थी कि ये सीधे सीधे अपनी जमीन, अपनी आजादी, अपनी संस्कृति बचाने से जुड़े थे। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये लड़ाइयां अक्सर हिंसक होती थीं, पर इनसे हुआ ये कि उन समुदायों में एकजुटता बहुत बढ़ी। और भी थे, खासी, भील, रंपा, नागा आंदोलन, सब इसी तरह के थे। सबकी अपनी अपनी वजहें थीं। अच्छा। जैसे वो खासी वाला विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज बिना पूछे उनकी जमीन से सड़क निकाल रहे थे, ब्रह्मपुत्र घाटी से सिलहट तक। अच्छा, तो ये तो हुए आदिवासी विद्रोह। इसी तरह किसानों का गुस्सा भी फूटा होगा। हाँ, बिल्कुल, और बहुत जबरदस्त तरीके से फूटा। सबसे बड़ा उदाहरण शायद बंगाल का नील विद्रोह है, 1859-62 का। हाँ, नील वाला, मैंने पढ़ा इसके बारे में। वहां किसानों ने यूरोपीय बागान मालिकों के दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। कहा, हम नहीं उगाएंगे नील। और इसके नेता कौन थे? नादिया के विश्वास बंधु थे। और दीन बंधु मित्र का वो नाटक नील दर्पण, उसने तो बागान मालिकों की क्रूरता को सबके सामने ला दिया था। सही कहा। फिर दक्कन के दंगे हुए 1875 में। वो रैयतवाड़ी सिस्टम और साहूकारों के शोषण के खिलाफ थे। उसमें क्या हुआ था? किसानों ने साहूकारों के बही खाते, वो कर्ज वाले कागजात सब जला दिए थे। बाद में किसानों को संगठित करने की कोशिशें भी हुई, जैसे 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा बनी। हाँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी जी। और उनकी मुख्य मांग थी जमींदारी खत्म करो, मतलब जमींदारों का मालिकाना हक खत्म हो। यूपी का एका आंदोलन, केरल का मोपला विद्रोह, ये भी किसानों के ही संघर्ष थे। हाँ, हालांकि नोट्स ये भी बताते हैं कि मोपला विद्रोह ने बाद में थोड़ा दुखद रूप से सांप्रदायिक रंग ले लिया था। और वो वैगन त्रसदी भी तो मोपला विद्रोह से जुड़ी है। हाँ, बहुत ही दर्दनाक घटना थी। एक बंद रेल के डिब्बे में दम घुटने से करीब 70 कैदी मारे गए थे। बाप रे। अच्छा, कुछ आंदोलनों का जिक्र है जिनका रूप थोड़ा धार्मिक था। हाँ, थे, लेकिन उनका निशाना भी ज्यादातर अंग्रेजी हुकूमत या शोषक वर्गी थे। जैसे वहाबी आंदोलन, ये शुरू तो हुआ था इस्लाम में सुधार के लिए सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में, पर बाद में पूरी तरह अंग्रेजों और उनके हिमायतियों के खिलाफ हो गया। पटना इसका एक बड़ा सेंटर था। और पंजाब में कूका विद्रोह? हाँ, कूका विद्रोह नामधारी सिखों ने शुरू किया था। भगत जवाहर मल इसके एक बड़े नेता थे। ये किस लिए था? ये खास तौर पर डायों की हत्या के विरोध में बहुत तेज हुआ था, और इसमें मालेरकोटला जैसी हिंसक घटनाएं भी हुई। अच्छा। हाँ, वहां कई नामधारी सिखों को अंग्रेजों ने तोपों से उड़ा दिया था। तो धार्मिक प्रेरणा से शुरू होकर ये सीधे अंग्रेजी सत्ता से टकरा गए।
तो इन सारे विद्रोहों को अगर एक साथ देखें, क्या तस्वीर उभरती है? ये स्रोत तो यही दिखा रहे हैं कि अंग्रेजों का विरोध किसी एक जगह या एक ग्रुप तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। किसान, आदिवासी, धार्मिक समूह, पुराने सरदार, सबने अपने अपने कारणों से अपने अपने ढंग से आवाज उठाई। और ये सब अलग अलग लड़ रहे थे। हाँ, ज्यादातर। लेकिन ये सिर्फ बिखरी हुई नाकाम कोशिशें नहीं थीं। ये दिखाती हैं कि अंग्रेजों की नीतियां, चाहे वो जमीन की हों, जंगल की या धर्म की, उनका असर कितना गहरा और कैसा कैसा होता था। और ये लोगों की अपनी पहचान, अपनी आजादी, अपने हक को बचाने की जो इच्छा थी, उसका सबूत है ये सब। और नोट्स ये भी इशारा करते हैं कि भले ही इन विद्रोहों को कुचल दिया गया, फिर भी इनसे अंग्रेजों को थोड़ा सोचना पड़ा, खासकर आदिवासियों और किसानों के मामलों में। और इन्होंने आगे चलकर जो आजादी की बड़ी लड़ाई हुई, उसके लिए कहीं ना कहीं जमीन तैयार की। तो आज के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है सबके सोचने के लिए कि ये जो इतने सारे स्थानीय विद्रोह हुए, इनकी अपनी अपनी जो शिकायतें थी, इनके जो संघर्ष थे, इनको जब हम गहराई से समझते हैं तो भारत की आज़ादी की लड़ाई की जो हमारी एक स्थापित राष्ट्रीय कहानी है, उस पर क्या असर पड़ता है? क्या इससे हमें उस बड़ी कहानी के अंदर छुपी हुई अनेक छोटी मगर बहुत ज़रूरी स्थानीय कहानियों को बेहतर तरीके से देखने और समझने में मदद मिलती है?